हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल टीचर्स क्रिएटर। आज आपकी क्लास होगी जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर 22 टू चैप्टर 31 और जितना हो सकेगा मैं सभी टॉपिक आज कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो आप बने रहिए चैनल पर। बट अभी आप सभी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना लेट किए। बट इससे पहले आपका छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर स्टूडेंट्स के लिए आपका टोटल 21 चैप्टर पेपर 1 का अपलोड हो चुका है। आप उसे देखते रहिए बीएड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। ठीक है, और ये आपके आज के सारे जितने बचे हुए वो भी आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, बट आप रिवीजन करते रहिए। सबसे पहला नंबर क्वेश्चंस देखेंगे यहाँ पर हम। ठीक है, दूरवर्ती शिक्षा का सर्वप्रथम शुरुआत किस देश ने किया था? तो जो डिस्टेंस एजुकेशन है, दूरस्थ शिक्षा थी, इसका शुरुआत सबसे पहले कहाँ पर हुआ? इंग्लैंड में हुआ था। स्वतंत्र परामर्श का संबंध किससे है? दूरस्थ शिक्षा से ही स्वतंत्र परामर्श का संबंध है। भारत में दूरस्थ शिक्षा के लिए प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना किस सन में की गई थी? तो 1882 ईस्वी में दूरस्थ शिक्षा के लिए सबसे पहले मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, व्यक्तित्व कार्यक्रम का संबंध किससे है? ठीक है, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है वो क्लियर दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है दूरस्थ शिक्षा से। व्यक्तित्व संबंधी कार्यक्रम का संबंध किससे है? ठीक है, तो किससे होगा? दूरस्थ शिक्षा से होगा। डॉक्टर VL किनकरे तथा डॉक्टर KS खिन्नी है ये। ठीक है, डॉक्टर VL किनकिने तथा डॉक्टर KS खिन्नी ने दूरस्थ शिक्षा के कितने सिद्धांत बताए हैं? तो इन्होंने कुल कितने सिद्धांत बताए हैं? 13 सिद्धांत बताए हैं। विश्व के कितने देशों ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय दूरस्थ शिक्षा परिषद ICDE की स्थापना की थी? तो कितने देशों ने मिलकर? लगभग 50 से अधिक देशों ने मिलकर दूरस्थ शिक्षा परिषद की स्थापना की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। कौन सी शिक्षा औपचारिक, अनौपचारिक और औपचारिकेतर शिक्षा के लक्षणों का सम्मिलित स्वरूप है? ठीक है, तो धार्मिक शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा या यौन शिक्षा। तो कौन सी शिक्षा औपचारिक, अनौपचारिक और औपचारिकेतर शिक्षा के लक्षणों का सम्मिलित स्वरूप किसको बोला जाता है? तो दूरस्थ शिक्षा को, डिस्टेंस एजुकेशन को बोला जाता है। कुछ विद्वानों ने दूरस्थ शिक्षा को किन नामों से संबोधित किया है? ठीक है, तो दूरस्थ शिक्षा को मुक्त शिक्षा, पत्राचार शिक्षा, दूरस्थ अधिगम तथा उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी नामों से ही कुछ विद्वानों ने डिस्टेंस एजुकेशन को बोला है। कौन सी शिक्षा अधिगम का ऐसा स्वरूप है जो एक निश्चित समय में निश्चित स्थान, शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, परीक्षा और अनुसंधान से बंधी व्यवस्था है जिसके कुछ निश्चित उद्देश्य और लक्ष्य और सीमाएं हैं? तो कौन सी है ये? तो राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर औपचारिक शिक्षा। ठीक है, कौन सी शिक्षा अधिगम की अचेतन प्रक्रिया है? ठीक है, कौन सी शिक्षा अधिगम की अचेतन प्रक्रिया पहुंच रहा है? तो कौन सी होती है? अनौपचारिक शिक्षा होती है। ठीक है, कौन सी शिक्षा शिक्षण अधिगम की एक गैर औपचारिक प्रणाली है? गैर औपचारिक का मतलब होता है अनौपचारिक एक तरीके से। ठीक है, तो गैर औपचारिक की बात क्या हो रही है यहाँ पर? दूरस्थ शिक्षा। शिक्षण अधिगम की एक औपचारिकेतर प्रणाली दूरस्थ शिक्षा में शिक्षा के कौन से घटक यथा स्थान होता है? ठीक है, शिक्षार्थी, शिक्षक, पाठ्यक्रम में उपयुक्त सभी। तो ये सब होते हैं दूरस्थ शिक्षा में शिक्षा के घटक हैं जो यथा स्थान होते हैं। दूरस्थ शिक्षा वास्तव में किसका एक स्वरूप होता है? मुक्त शिक्षा, औपचारिक, प्रौढ़ या धार्मिक शिक्षा का? तो जो दूरस्थ शिक्षा है वास्तव में यह मुक्त शिक्षा का ही एक स्वरूप होता है। कौन सी शिक्षा विविध शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले तथा विविध भौगोलिक क्षेत्र में बिखरे अधिगमकर्ताओं की एक बड़ी संख्या को उनकी रुचि और सुविधा के अनुकूल ज्ञान, कौशल व अभिवृत्ति प्रदान करने का तरीका है, जिसमें उच्च कोटि की अधिगम सामग्री के निर्माण, उत्पादन, संप्रेषण में तकनीकी एवं संचार माध्यमों का समुचित रूप से व्यापक प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा होगा यहाँ पर? दूरस्थ शिक्षा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे याद रखोगे? देखो, कौन सी शिक्षा विविध शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले, विविध भौगोलिक क्षेत्र में बिखरे अधिगमकर्ताओं, है ना, बिखरे हुए यहाँ भौगोलिक क्षेत्र के पृष्ठभूमि की अलग अलग एक बड़ी संख्या में उनकी रुचि सुविधा के अनुसार। ठीक है, उच्च कोटि की अधिगम सामग्री का निर्माण, उत्पादन, संप्रेषण। जब दूर होते हैं लोग तो उनके बीच में संप्रेषण होता है, कम्युनिकेशन होता है, संचार होता है। तो दूरस्थ शिक्षा याद रखना है यहाँ पर। दूरस्थ शिक्षा में अधिगम की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? ठीक है, जो दूरस्थ शिक्षा होती है उसमें जो अधिगम की प्रक्रिया होती है किसके माध्यम से होती है? संचार माध्यम से, यानी कि वार्तालाप, कम्युनिकेशन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन के माध्यम से, संचार माध्यम के द्वारा की जाती है। दूरस्थ शिक्षा कौन सी अधिगम प्रणाली होती है? तो जो दूरस्थ शिक्षा होती है ये जन शिक्षण प्रणाली होती है।
दूरस्थ शिक्षा का अभिप्राय है सीखने और सिखाने की वह प्रक्रिया जिसमें स्थान और समय के आयाम सीखने और सिखाने के मध्य दखल अंदाजी करते हैं। यह कथन किसने कहा था? ठीक है, तो यह कथन कहा था माल्कोम एडिसेशिया ने। कैसे याद रखोगे? देखो, स्थान और समय के आयाम सीखने और सिखाने के मध्य दखल अंदाजी करते हैं। ठीक है, तो माल्कोम, ठीक है, माल्कम आता है तो क्या करते हैं वहाँ पर दखल अंदाजी होती है ना, उसमें एडसिसिया मतलब कि गुस्सा करते हैं, सिसकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे याद रखना। तो माल कम आता है तो दखल अंदाजी कर देते हैं, इस तरीके से याद रखना। समय पर माल सही से नहीं पहुंच पाता तो क्या होता है, दखल अंदाजी करते हैं। तो इस तरीके से कुछ याद रखना, माल्कोम एडिसेशिया। ठीक है, पत्राचार शिक्षा में संपूर्ण पाठ्यचर्या को इकाइयों में विभक्त किया जाता है। प्रत्येक इकाई को क्या कहते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, एक तो अध्ययन इकाई भी बोला जाता है, पाठ इकाई भी बोला जाता है, मॉड्यूल्स भी बोला जाता है। तो सभी राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, किस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है यहाँ उन लाखों लोगों को शिक्षा देने की पद्धति का विकास होना चाहिए जो शिक्षा के लिए अपने प्रयासों पर आधारित हैं। हम सोचते हैं कि पत्राचार या गृह अध्ययन कोर्स इन परिस्थितियों का सही उत्तर है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका क्या होता है, शिक्षा आयोग 1964 से 66, जिसको हम कोठारी आयोग के नाम से जानते हैं, इसकी रिपोर्ट में ये चीजें लिखी हुई थी। ठीक है, भविष्य में दूरस्थ शिक्षा ई लर्निंग ऑनलाइन लर्निंग होगी जिसके अंतर्गत किनका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो किसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि ई लर्निंग हो जाएगी, ऑनलाइन लर्निंग हो जाएगी, तो किसका किसका वहाँ पर प्रयोग हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कंप्यूटर मैनेज्ड कम्युनिकेशन या ईमेल, कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग, लाइन डेटाबेस, फाइल ट्रांसफर, तो उपयुक्त सभी है ना, ईमेल करना, कंप्यूटर पे डेटा भेजना, फाइल ट्रांसफर करना, ये सभी चीजें होंगी ऑनलाइन लर्निंग में। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आभासी शिक्षा हेतु प्रायः आवश्यक होता है। आभासी का मतलब होता है वर्चुअल, जैसे अभी आप कर रहे हो। ठीक है, जिसमें हम एक साथ आमने सामने ना होकर तैयारियां कर रहे होते हैं, तो वो क्या कहलाता है, वर्चुअल कहलाता है। तो इसमें क्या होता है, प्रायः किसकी आवश्यकता होती है, एक तो एक पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, दोनों की ही आवश्यकता होती है। आभासी विश्वविद्यालय में पढ़ने की स्वतंत्रता होती है, कितने घंटे आप पढ़ सकते हो, इसमें तो कोई रोक टोक नहीं, आप चाहे जब पढ़ो, है ना, 24 घंटे पढ़ने की स्वतंत्रता होती है। वर्चुअल ग्लोबल विश्वविद्यालय कहाँ की एक ऐसी वास्तविक संस्था है जिनका कानूनी प्रारूप है फिर आभासी है। ठीक है, तो ये कहाँ की संस्था है, जर्मनी की संस्था है। ठीक है, वर्चुअल ग्लोबल विश्वविद्यालय कहाँ की संस्था है, जर्मनी की संस्था है। इग्नू कब स्थापित किया गया था? ठीक है, कहाँ पर है, दिल्ली में है इग्नू। तो ये कब स्थापित किया गया था, तो ये कब किया गया था, 1985 में किया गया था। भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था या कौन सा है? तो जो तेलंगाना मुक्त विश्वविद्यालय है, ये भारत का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय है। उत्तर प्रदेश में मुक्त विश्वविद्यालय है, तो उत्तर प्रदेश में जो मुक्त विश्वविद्यालय है उसका नाम है राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश में पहला मुक्त विश्वविद्यालय किस सन में बना था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1998 में बना था। वर्धमान महावीर मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो वर्धमान महावीर कहाँ पर होना चाहिए, ये राजस्थान में। ठीक है, यशवंतराव सी मुक्त विश्वविद्यालय अवस्थित है, कहाँ पर है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये नासिक में। ठीक है, देखो कैसे याद रखोगे, सभी को याद भी करा देती हूँ मैं। यहाँ पर देखो उत्तर प्रदेश में कौन सा है, राजर्षि टंडन। ठीक है, तो अभी क्या बताऊँ मैं, जहाँ पर हम लोग रहते हैं यहाँ पर राजर्षि बहुत सारे स्कूल हैं। ठीक है, तो इस तरीके से तो यहाँ याद हो जाएगा, बट आपको कैसे याद होगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारे राजर्षि लोग रहे हैं, तो राजर्षि टंडन याद रखना। फिर उसके बाद आता है वर्धमान महावीर, है ना, वर्धमान, तो राजस्थान ये होता है एक तरीके से राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान में देखते हो आप ज़्यादा से ज़्यादा कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा ही वर्धे होते हैं ना, वर्धे होते हैं, गाय होती हैं, है ना, बहुत वहाँ का दूध फेमस है, तो वर्धमान ऐसे याद रखना। ठीक है, वर्धा तो कहाँ पर है, राजस्थान में। यशवंत राव सी मुक्त विद्यालय, राव सी तो नासिक है ना, सी आ रहा है तो नासिक। NIOS का स्थापना जिसको बोलते हैं NIOS, ठीक है, ये दिल्ली में है, अभी पढ़ाया जाता है NIOS। ठीक है, तो NIOS की स्थापना कब हुई थी? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा नवंबर 1989 में हुई थी। नेताजी सुभाष मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो नेताजी सुभाष मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर है, कोलकाता। देखो नेता है ना, कल क्या होता है, नेता कल काटते हैं ऐसे, फिर या फिर जैसे भी तरीके से याद कर लोगे। ठीक है, आप
भारत में प्रथम वास्तविक विश्वविद्यालय आया था, तो भारत में प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ पर आया था? तमिलनाडु यानी कि आंध्र प्रदेश में। अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पर तेलंगाना, ठीक है। तो तेलंगाना मुक्त विश्वविद्यालय जो है ये कहाँ पर आया था? भारत में आया था। और यहाँ पर वास्तविक विश्वविद्यालय की बात किया है इसने कि कहाँ पर आया था, तो ये आंध्र प्रदेश में आया था, ठीक है। विश्वविद्यालय कितने प्रकार के होते हैं? तो राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा 4 प्रकार के होते हैं। पत्राचार पाठ्यक्रम कार्यक्रम का प्रारंभ किया था, तो जो पत्राचार पाठ्यक्रम कार्यक्रम है इसका प्रारंभ किया था पिटमैन ने, ठीक है। इसाक पिटमैन जो है ये पत्र बांटते बांटते इतना पिट गए थे, ठीक है। पत्र बांटते बांटते इतना पिट गए थे कि उन्होंने इसका शुरुआत कर दिया। तो इस तरीके से याद रखना। नेताजी सुभाष मुक्त विश्वविद्यालय है, ठीक है। तो कहाँ पर है? अभी मैंने बताया आपको, नेताजी कल काट दिए या फिर कुछ ऐसे करके आप याद रखना, तो क्या हो जाएगा? कोलकाता। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर इसकी स्थापना हुई है? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ये बी, यानी कि 1985 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, ठीक है। राजर्षि टंडन खुला विश्वविद्यालय स्थित है, तो राजर्षि टंडन देखो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है, ये तो आप सभी को पता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी कहाँ पर है? ये इलाहाबाद प्रयागराज में है। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित है, तो ये कहाँ पर स्थापित है? तो याद रखना ये दिल्ली में, ठीक है। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये दिल्ली में है। और राजर्षि टंडन कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में है। और जो ये इंदिरा गांधी इसकी स्थापना हुई कब थी? तो ये भी याद रखना आप, कहाँ पर कब हुई थी? 1985 में हुई थी। और कहाँ पर है? दिल्ली में है, ठीक। तो एक बार फिर से मैं रिवाइज करा दूं आप सभी को। देखो, आभासी शिक्षा क्या है? पर्सनल और इंटरनेट ज़रूरत होती है, यानी पीसी और इंटरनेट की ज़रूरत होती है। आप इसमें 24 घंटे आराम से पढ़ सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। वर्चुअल ग्लोबल की अगर हम बात करते हैं तो ये जर्मनी में सबसे पहले स्थापित किया गया था। इग्नू, ठीक है, स्थापित हुआ था। तो इग्नू किस सन में स्थापित हुआ था? तो यहाँ पर हमने क्या बोला आपको अभी? इंदिरा गांधी की जब बात हुई थी तो कहाँ पर बोला था? 1985 में। और कहाँ पर? दिल्ली में। तो वही है इग्नू, ठीक है। इसी का फुल फॉर्म है इंदिरा गांधी का। तो 1985 में। भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय तेलंगाना में। और भारत में प्रथम वास्तविक विश्वविद्यालय पूछेगा तो कहाँ पर आप बताएंगे उसको? आंध्र प्रदेश, एक मिनट, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश में मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर है? राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये इलाहाबाद में। उत्तर प्रदेश में पहला मुक्त विश्वविद्यालय कब खोला गया था? 1998 में खोला गया था। वर्धमान राजस्थान में बहुत ही वर्धे हैं, ठीक है। राउसी नासिक, ठीक है। एनआईओएस की स्थापना कब हुई थी? 1989 में। नेताजी कल, है ना, नेताजी कल, ऐसे कोलकाता। प्रथम वास्तविक विश्वविद्यालय कब कहाँ आया था? तो ये आंध्र प्रदेश में। विश्वविद्यालय कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पत्राचार पाठ्यक्रम कार्यक्रम का प्रारंभ किसने किया? पत्राचार, पत्र बांटते बांटते पिटमैन, याद रखना। नेताजी सुभाष मुक्त विश्वविद्यालय, ठीक है। तो नेता कल, तो ये हो जाएगा इंदिरा गांधी के स्थापना 1985 में, ठीक है। 85 याद रखना, ठीक है। राजर्षि टंडन इलाहाबाद में, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय दिल्ली में, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देख लिया टोटल 38 क्वेश्चन, जो कि आपका चैप्टर नंबर 22 का था। हम देखेंगे चैप्टर नंबर 23, तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा। अब क्वेश्चन 1 देखेंगे यहाँ पर, बट इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और प्लीज़ जितना हो सके लाइक और शेयर कमेंट जरूर करिए, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तकनीकी शिक्षा को कितने स्तरों में विभाजित किया जा सकता है? ठीक है, तो कितने स्तरों में किया जा सकता है? 3 स्तरों में इसको विभाजित किया जा सकता है। भारत में प्राचीन एवं मध्यकाल में तकनीक शिक्षा का व्यावसायिक विकास हुआ था, ठीक है। तो ये बात पूछा जा रहा है कि हुआ था, तो हाँ हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आता है, ब्रिटिश काल में तकनीकी शिक्षा की उपेक्षा की गई थी, तो आप क्या बोलेंगे? हाँ, की गई थी। ब्रिटिश शासन के प्रारंभिक वर्षों में तकनीकी शिक्षा विकास तेजी से हुआ था, ठीक है। तो कोई भी विकास नहीं हुआ था ब्रिटिश शासन के प्रारंभिक वर्षों में तकनीकी शिक्षा का। लुम्सडेन ने शैक्षिक तकनीकी को किन रूपों से वर्गीकृत किया है? ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? शैक्षिक तकनीकी प्रथम या कठोर उपागम, शैक्षिक तकनीकी द्वितीय या कोमल उपागम, शैक्षिक तकनीकी तृतीय या प्रणाली उपागम। उपरोक्त सभी तो याद रखना, कठोर उपागम, प्रणाली उपागम, कोमल उपागम, इन सभी को ही लुम्सडेन ने शैक्षिक तकनीकी को 3 भागों में विभाजित किया है, ठीक है। कौन कौन सा? कठोर, कोमल और प्रणाली उपागम, ठीक है। किस प्रविधि को अनुदेशन तकनीकी या व्यवहारिक तकनीकी भी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? कोमल उपागम को अनुदेशन तकनीकी या व्यवहारिक। कहते हैं ना कोमल का व्यवहार कैसा है? अच्छा है। तो कोमल कैसा है? कहते हैं ना उसका कोमल, बहुत ही कोमल दिल है, तो व्यवहारिक है बहुत ही, है ना। तो कोमल व्यवहारिक तकनीकी कहा जाता है, याद रखना।
शैक्षिक तकनीकी का कोमल उपागम इस मान्यता पर आधारित है कि अधिगम का मनोविज्ञान अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार के हर प्रकार के अस्थायी परिवर्तन को अंतर्निहित करता है। यह कथन किसने कहा है? ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर ए मिल्टन ने यह कथन कहा है। तो कैसे याद रखोगे? देखो, मिल्टन, मेल्ट हो जाता है, कोमल है दिल तो, ठीक है, और ये कहता है कि मनोविज्ञान अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार के हर प्रकार के अस्थायी परिवर्तन को अंतर्निहित करता है। किसने कोमल उपागम के संबंध में कहा है कि शैक्षिक तकनीकी का मुख्य संबंध अभिक्रमिक अधिगम के आधुनिक सिद्धांतों से रहा है। इनमें कार्य विश्लेषण, लेखन उद्देश्यों, संक्षिप्तीकरण, वांछित अधिगम कौशलों का चुनाव, पुनर्वलन का मूल्यांकन निहित होते हैं। ठीक है, तो किसने कहा? ये डेविस ने कहा है, इसको याद रख लेना। शैक्षिक तकनीकी द्वितीय अथवा कोमल उपागम को किन वर्गों में विभक्त किया जा सकता है? तो किन वर्गों में विभक्त कर सकते हैं इनको? अभिक्रमित अनुदेशन, ठीक है, कोमल को अभिक्रमित, ठीक है, यानी कि एक क्रम से लगा सकते हैं हम। बहुत ही कोमल दिल है उसका, तो उसकी हर एक बातों को हमें क्रम से लगा सकते हैं कि बहुत ही सुलझी हुई बातें हैं। अभिक्रमित अनुदेशन। शिक्षण तकनीकी प्रविधि के प्रतिपादकों में शामिल हैं। ठीक है, तो कौन शामिल है इसमें? हर्बाल्ट, हंट, डेविस तथा ब्रूनर उपयुक्त सभी। तो ये सभी जो है शिक्षण तकनीकी प्रविधि के प्रतिपादकों में शामिल हैं। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1835 ईस्वी में हुई थी। बम्बई मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1854 ईस्वी में हुई थी। भारत में व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा की रूपरेखा क्या है? तो भारत में व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा की रूपरेखा पॉलिटेक्निक स्तर के विद्यालय, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र, डिप्लोमा स्तर के विद्यालय, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कलकत्ता में एक इंजीनियरिंग कॉलेज कब खोला गया? तो कलकत्ता में एक इंजीनियरिंग कॉलेज 1857 ईस्वी में खोला गया। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और लाहौर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की अवधि क्या रही है? तो क्या रही है? याद रखना, 1882 से 1902 ईस्वी तक रही है। देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। रुड़की, पूना, बम्बई और मद्रास में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो 1902 ईस्वी में हुई थी। देहरादून फॉरेस्ट कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1874 ईस्वी में। देहरादून फॉरेस्ट कॉलेज की स्थापना हुई थी। देहरादून में ही फॉरेस्ट वन वाला है, ठीक है। 1900 ईस्वी तक कितने छात्र भारत में चिकित्सा ग्रहण कर रहे थे? 3863। कैसे याद रखोगे? 1921 में इसका 3 गुना कर दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये 63 याद रखना। 3863 छात्र जो है वो शिक्षा ग्रहण कर रहे थे चिकित्सा में 1921 में। 1921 ईस्वी तक कितने इंजीनियरिंग कॉलेज खोले गए थे? तो 5 इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जा चुके थे। और 1921 ईस्वी तक इंजीनियरिंग कॉलेज में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? तो 803 थी। तकनीकी एवं व्यावसायिक संस्थाओं की स्थापना करने पर किसे योगदान देना चाहिए? केंद्र सरकार, प्रांतीय सरकार, स्थानीय संस्था, इन सभी को ही अपना योगदान देना चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा स्तर किस स्तर से प्रारंभ हो जानी चाहिए? तो जो व्यावसायिक शिक्षा स्तर होती है ये प्रारंभिक स्तर से प्रारंभ हो जानी चाहिए। प्रारंभ की बात कर रहा है। किस स्तर से बालकों को व्यावसायिक शिक्षा देकर उन्हें जीवन में जीविकोपार्जन के लिए तैयार करना चाहिए? तो देखो 3 कंडीशन है। एक तो होती है कि बाल्यावस्था आ गई, एक होता है वृद्धावस्था आ गई, बीच में क्या बचता है? ये बीच वाला ही तो बचता है जिसमें हमें जीवन में जीविकोपार्जन करना होता है। तो कौन सा स्तर होगा? माध्यमिक स्तर। ऐसे याद रखना, ये तरीका है याद रखने का। बालकों को तकनीक व व्यावसायिक शिक्षा देने के लिए किस पर बल दिया जाना चाहिए? ठीक है, तो किस पर बल दिया जाना? प्रायोगिक शिक्षा पर, यानी प्रैक्टिकल पर ज़्यादा जोर दिया जाना चाहिए। वह शिक्षा जिसे प्राप्त कर व्यक्ति जीविकोपार्जन के योग्य बन जाता है कहलाता है। तो कौन सी शिक्षा कहलाता है ये? जिसमें वो अपने जीविकोपार्जन के लिए तैयार हो जाता है। तो इसमें कोई नहीं दिया हुआ है तकनीकी, व्यावसायिक, वैज्ञानिक, ठीक है, कोई नहीं। प्रायोगिक शिक्षा होती है जिसमें वो जीविकोपार्जन के लिए योग्य बन जाता है, तो वो प्रायोगिक शिक्षा होती है, जो कि इसमें दिया नहीं, तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा का आधार स्तंभ क्या है? तो व्यावसायिक शिक्षा के आधार स्तंभ की अगर हम बात करें तो विकास और समृद्धि, प्रगति का आधार सृजन, तो ये सभी जो होंगे इसके राइट आंसर हो जाएंगे। व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा से बालक का कैसा विकास होता है? ठीक है, तो व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा की अगर हम बात करते हैं तो बालक का सब विकास होता है ना, तो बहुमुखी विकास होता है। अब ये सब चीज़ें बौद्धिक, रचनात्मक, शारीरिक, ये सब किस में आ जाएगा? बहुमुखी में आ जाएगा। तो बहुमुखी विकास होता है। भारत की विशाल मानव शक्ति आधुनिक विश्व में तभी लाभप्रद सिद्ध हो सकती है जब उसको प्रशिक्षित एवं शिक्षित बना दिया जाए। यह कथन किसने कहा है? ठीक है, तो क्या पूछा गया यहाँ पर? देखो, भारत की विशाल मानव शक्ति आधुनिक विश्व में केवल तभी लाभप्रद सिद्ध हो सकती है जब उसको प्रशिक्षित एवं शिक्षित बना दिया जाए। तो यह कथन किसने कहा है? यह कथन कहा है किसने? भारत सरकार ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है 29 नंबर क्वेश्चन। प्रौद्योगिकी तथा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम को मान्यता प्रदान करता है। तो प्रौद्योगिकी तथा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम को मान्यता कौन प्रदान करता है? तो यह होता है AICTE। ठीक है, AICTE, याद रखिए इसको।
इसको, ठीक है। तो ये मान्यता प्रदान करता है। दूरस्थ शिक्षा किस प्रकार की शिक्षा होती है? तो जो दूरस्थ शिक्षा होती है ये अनौपचारिक शिक्षा होती है। पत्राचार पाठ्यक्रम में किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो पत्राचार पाठ्यक्रम में नियमित कक्षा शिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। निम्नलिखित में कौन सा डिवीजन एक एनसीसी में नहीं है? तो एडल्ट डिवीजन, जूनियर डिवीजन, सीनियर डिवीजन, गर्ल्स डिवीजन। तो जो नहीं है एनसीसी में वो क्या है? गर्ल्स डिवीजन एनसीसी में नहीं है, बाकी एडल्ट, जूनियर, सीनियर सभी हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय क्या था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी 1951 में शुरू हुई थी, 1 अप्रैल 31 मार्च 1956 तक, यानी 5 साल का होता है। तो ये पूरा का पूरा पंचवर्षीय योजना चला था, ठीक है। तो पूरा हमने देख लिया ये 33 क्वेश्चन जो कि चैप्टर नंबर 23 के थे। अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 24 के कुछ क्वेश्चंस। गुणों की वृद्धि में राष्ट्रीय एवं राजकीय अभिकरण, ठीक है। तो इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, बट इससे पहले चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप जरूर कर दें। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 1, भारत में शिक्षा विभाग का स्वतंत्र अस्तित्व कब प्रकाश में आया था? ठीक है। तो ऑप्शन है आपके पास 1945, 1940, 1950, 1960। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 1945, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में मंत्रालय का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो भारत में मंत्रालय का गठन 1947 में हुआ था। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद। किस वर्ष वैज्ञानिक अनुसंधान से संबंधित कार्य भी शिक्षा मंत्रालय को सौंपा गया था? तो किस वर्ष सौंपा गया था? 1953 में। वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों को सौंप जाने के बाद शिक्षा मंत्रालय को क्या नाम दिया गया था? ठीक है। तो क्या नाम दिया गया था? शिक्षा तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय। वर्ष 1957 में शिक्षा मंत्रालय के अधीन कितने विभाग थे? तो 1957 तक 3 विभाग शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत थे। वर्ष 1957 तक शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले मंत्रालय कौन से थे? ठीक है। तो 1957 में कुल शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कितने विभाग थे? 3 विभाग थे, और वो कौन कौन से थे? तो याद रखना, शिक्षा विभाग, शारीरिक तथा सांस्कृतिक विभाग एवं औद्योगिक शिक्षा वैज्ञानिक शोध विभाग, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ये तीनों ही आते हैं, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। शिक्षा तथा वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग का नाम बदलकर किस वर्ष पुनः शिक्षा विभाग कर दिया गया था? तो किस वर्ष कर दिया गया था? 1963 में। किस वर्ष शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा एवं युवा सेवाएं मंत्रालय कर दिया गया था? तो राइट ऑप्शन आता है 1968 में। शिक्षा मंत्रालय का नाम किस वर्ष परिवर्तित करके शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय कर दिया गया था? तो ये राइट आंसर है आपका 1971। किस वर्ष शिक्षा विभाग को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन एक विभाग बना दिया गया था? तो राइट ऑप्शन है आपका 1985 में। मानव तथा विकास मंत्रालय के अधीन शिक्षा विभाग के क्या कार्य हैं? ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है नियोजन, संगठन एवं निर्देशन, नियंत्रण एवं समन्वय तथा अनुसंधान, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपरोक्त सभी। केंद्र सरकार के शिक्षा संबंधी उत्तरदायित्व हैं। क्या उत्तरदायित्व हैं केंद्र सरकार के? केंद्रीय विश्वविद्यालयों का संचालन, राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं का प्रशासन, मानकों का निर्धारण एवं समन्वय, या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। भारतीय संविधान के अंतर्गत शिक्षा किस सूची में आती है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो शिक्षा है वो हमारा समवर्ती सूची में आती है, तो सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार के शिक्षा संबंधी उत्तरदायित्व क्या हैं? तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, राष्ट्रभाषा हिंदी की समृद्धि, कमजोर वर्गों संबंधी उत्तरदायित्व, ये सभी इसका राइट ऑप्शन हो जाता है, यानी कि उपरोक्त सभी केंद्र सरकार के शिक्षा संबंधी उत्तरदायित्व होते हैं। वर्तमान में देश में जवाहर नवोदय विद्यालयों की संख्या कुल कितनी है? तो कुल कितनी है? 480 जवाहर नवोदय विद्यालय बने हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा के केंद्रीय परामर्शदाता मंडल के कार्य क्या क्या हैं? शिक्षा संबंधी प्रश्नों पर केंद्र सरकार को सलाह देना, शैक्षिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना एवं परामर्श को एकत्रित करना, सूचनाओं तथा आंकड़ों को जांच करके केंद्र एवं राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना। तो ये सभी काम होता है शिक्षा के केंद्रीय परामर्शदाता का, जो मंडल के कार्य के लिए करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने टोटल 22, 23 और 24 को कवर कर लिया। इसमें नेक्स्ट में हम देखेंगे कि कितना और चैप्टर कवर कर पाते हैं, ठीक है। सोचूंगी अगर हो पाएगा तो टोटल आपके बच रहे हैं कितने, 6 चैप्टर बच रहे हैं, तो पूरा का पूरा मैं एक ही वीडियो में कवर कर दूंगी, ठीक है। बट प्लीज़ जितना हो सके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।